नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन का समापन हो गया है। कांग्रेस के महाधिवेशन में रविवार को कांग्रेस कार्य समिति के गठन का अधिकार कांग्रेस के अध्यक्ष को दिए जाने का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके साथ ही पार्टी ने कई ऐसे फैसलों पर भी मुहर लगाई है जो चुनाव में उसकी जीत की राह को आसान बना सकते हैं। महाधिवेशन के केंद्र में भारत जोड़ो यात्रा रही, जिसकी सभी ने सराहना की। साथ ही यात्रा से मिली संजीवनी से 2024 के किले को भेदने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिर दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के संविधान संशोधन की पूरी जानकारी दी। उन्होंने समापन भाषण में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने महाधिवेशन के फैसले से 2023 के विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा में असर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन से नए कांग्रेस का आगाज हो रहा है। इस सम्मेलन में सोनिया गांधी ने प्रेरक भाषण दिया। वो हमारे लिए काफी शक्ति देने वाला भाषण है। राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि चंद लोग इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। राहुल गांधी के साथ हम लड़ेंगे। महाधिवेशन में पार्टी के संविधान संशोधन में 6 मुद्दों के प्रस्ताव को पारित किया गया है। इसके साथ ही CWC की संगठन की संख्या 25 से 35 करने का फैसला हुआ। वहीं महाधिवेशन में 50% जगह SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। महाधिवेशन की बैठकों में कांग्रेस ने देश के राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति के मामलों में कुछ संकल्प पारित किए हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये आगामी 2024 के चुनावों को लेकर विजन है। भविष्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन संकल्पों के आधार पर ही काम करेगी, जिसमें स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और दल बदल की राजनीति पर अहम फैसले हुए। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस अपने स्वरूप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। नए जोश और अनुभव के भरोसे कांग्रेस चुनावी समर में उतरने को तैयार है। अब देखना होगा कि महाधिवेशन के मंथन से निकलने वाला अमृत क्या कांग्रेस को उसकी पुरानी धाक वापस दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो कांग्रेस के महामंथन पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ में। श्रीचंद सुंदरानी जी, लगातार कांग्रेस का मंथन पिछले 3 दिनों से चल रहा था। कार्यकर्ता रिचार्ज होते दिखाई दिए, नई दिशा तलाशने की कोशिश चल रही है। क्या कांग्रेस रिचार्ज होकर नए सिरे से आपके लिए कोई चुनौती बन पाएगी? देखिए अभय जी, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन और 50वां अधिवेशन आयोजित था जी। ये प्रचार 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ की गरीब की गाड़ी कमाई का पैसा इस राष्ट्रीय अधिवेशन पे खर्च किया गया। इस अधिवेशन से छत्तीसगढ़ को क्या मिला, अगर यह हम आकलन करें, हिसाब लगाएं तो जीरो होता। इस सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या प्रस्ताव पारित किए गए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या भूपेश बघेल जी ने घोषणा की, ऐसा कुछ इस सम्मेलन में दिखा नहीं। इतना जरूर कह सकते हैं कि मेहमान नवाजी के लिए लोग आए थे, 15,000 प्रतिनिधि बाहर से। उनकी खातिरदारी, मेहमान नवाजी पे जो 500 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च किया है, यह हिसाब तो भूपेश बघेल जी को जनता के बीच में देना पड़ेगा। इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। बूढ़ी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। जी, बूढ़ी कांग्रेस लड़ नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी युवा पार्टी है और ये दावा है बीजेपी के नेता श्रीचंद सुंदरानी जी का। सुरेंद्र शर्मा जी, लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंथन किया। हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी ने एड्रेस किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाधिवेशन के शुरू में और अंत में भी, समापन करते हुए भी अपने विचार जो हैं कार्यकर्ताओं तक रखे, जिसमें पार्टी की एक नई दिशा मिलने का संकेत दिखाई देता है।
85वां महाधिवेशन था और 85 ही संशोधन प्रस्ताव भी पेश किए गए, तमाम तरह के संशोधन, तमाम तरह के संकल्प। क्या पार्टी रिचार्ज हो गई? देखिए अभय जी, क्या है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, और संगठन हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, उसके अनुरूप जब अपने आप को नहीं ढालता तो वो किसी न किसी वजह से पिछड़ते जाता है जी। देश की आज़ादी के समय या उसके पहले कांग्रेस ने जिस रणनीति पे काम किया, अंग्रेज यहाँ पर थे, अंग्रेजों को भगाना था, देश के लोग स्वतंत्रता के आकांक्षी थे, और कांग्रेस ने सफलतापूर्वक गांधी जी के, नेहरू जी के नेतृत्व में तमाम वर्ग के लोगों को शामिल करके उनको उस योजना में सफलता हासिल की। काफी लंबे समय तक सत्ता में भी रहे, और सत्ता में रहने के बाद देश की लोकतंत्र को भी मजबूत किया, देश के अर्थतंत्र को भी मजबूत किया, देश की सुरक्षा को मजबूत किया, एक विदेश नीति बनाई, सब कुछ किया। मगर एक भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती बन के उभरी। इस बात को अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी चुनौती बन के उभरी, और ऐसी चुनौती बन के उभरी कि पूरे लोगों के लिए सर्वाधिक काम करने वाली सरकार मैं मानता हूं यूपीए 1 और 2 की सरकार को, जिसने देश की जनता के लिए सुरक्षा के मतलब सूचना का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भू अर्जन का अधिकार दिया, इसको कानून के रूप में परिवर्तित किया, और सर्वाधिक अधिकार संपन्न जनता को बनाने का काम यूपीए 2 और 1 की सरकार ने किया। उसके बावजूद हम पराजित हुए, 2014 में पराजित हुए। उसके बाद तो सुरेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार ने 2 टर्म में 10 साल तक जो बेहतरीन काम किया, जो आप बकौल आपके बहुत सारे नए अधिकार लोगों तक पहुंचे और एक सुशासन देने की कोशिश की, ये बात मतदाताओं तक ढंग से कन्वे नहीं हो पाई? आप अपनी बात, अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचा नहीं पाए। क्या यही वजह रही कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में सत्ता में आई और अगले 5 साल के बाद भी आप उसे रिप्लेस करने में नाकाम रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं। बात दरअसल ये हुई थी जी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक योजनाबद्ध तरीके से पहले अन्ना हजारे को लॉन्च किया। लोकपाल की बात हुई, अन्ना हजारे जी के पीछे पूरी भाजपा खड़ी हो गई, और लगा कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जी। दूसरी कड़ी में इन्होंने बाबा रामदेव को लॉन्च किया। बाबा रामदेव ने कहा विदेशी धन आएगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे, शपथ पत्र भी भरवाया, आपको याद होगा। माननीय प्रधानमंत्री जो आज हैं, तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके सामने क्या किस किस तरह का नाटक नौटंकी हुआ उसको आप जानते हैं। तीसरे व्यक्ति थे माननीय केजरीवाल जी, दागो और भागो। रोज एक हमारे मंत्री को, चाहे खुर्शीद सलमान खुर्शीद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे इसको हो उसको, ये लगातार जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से पूरे देश की जनता के बीच में एक संदेश पहुंचाने की कोशिश सफल हो गई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छे हैं, योजनाकार बहुत अच्छे हैं, मगर पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन नहीं होने की वजह से उसको जैसा मुकाबला किया जाना चाहिए था, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मुकाबला हम नहीं कर पाए। और आज दुर्भाग्यजनक स्थिति ये खड़ी हो गई है कि देश में जो मुद्दे हैं, देश के जो अहम मुद्दे हैं, राजनीति उन मुद्दों पर हो ही नहीं रही है। कांग्रेस की कोशिश ये है इस चिंतन शिविर की, इस अधिवेशन के माध्यम से, कि देश के सामने जो प्रबल चुनौतियां हैं, हमारे 29 साल के बिल्कुल रेटोरिक से हटकर जो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर फोकस करने की कोशिश इस महाधिवेशन में हो रही थी। मैं निश्चित तौर पे ये मैंने पहले दिन से तीसरे दिन तक लगातार इस चीज को देखा है। बाबूलाल जी, आपने भी लगातार इस 3 दिन के महाधिवेशन की जो कार्रवाई थी उस पर पैनी निगाह बनाए रखी थी। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी सुना, सोनिया जी को भी सुना, प्रियंका को भी और राहुल जी को भी। अगर मैं इन 4 वक्ताओं की बात करूं, हमें कहीं जो है सोनिया जी के संन्यास के संकेत भी दिखाई दिए। प्रियंका के भाषण में, संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित भाषण में, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया जाना, और साथ में ये कहना कि किसानों की कीमत पर उद्योगों को जमीन दी जा रही है। एक तरह से जो है फोकस बहुत क्लियर करने की बात हो रही है। क्या आपको इन चारों लोगों के भाषण में कांग्रेस की कौन सी सोच का परिचय मिलता है? देखिए, जो मूल बात दिखाई दी है,
वो भारत जोड़ो यात्रा पे आके खड़ी हो जाती है। उसके उद्देश्य को मूल बात बनाई गई है, बात बनाई गई है। उसमें एक मुद्दा यह है कि वर्तमान देश की जो परिस्थितियां चल रही हैं, भारत तोड़ो शब्द इस्तेमाल होता है जी, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है जी, वो लगभग सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर रही है और हम जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को वापस लाना चाहते हैं। इस पर केंद्रित रही पूरी चर्चा और हर मुद्दे को आप देख लीजिए। और उसके बाद एक और भी चीज है, हम अपने अंदर एक विजन बताएं। देखिए, कोई भी अधिवेशन होता है ना, या चिंतन शिविर होता है या सम्मेलन होता है किसी भी पार्टी का, तो वो एक दिशा देता है, वो एक विजन बताता है कि हमारा राष्ट्र के प्रति सोच क्या है, हमारे राज्यों के विभिन्न भाषाभाषी राज्यों के प्रति हमारी सोच क्या है और हम क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए, वर्तमान स्थिति से हम किस तरह निपटेंगे और भविष्य में हम क्या कोशिश करेंगे। एक विजन आता है। दूसरा मुद्दा आता है जो हम अपने अंदर आंतरिक परिवर्तन क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो गलतियां हैं उसको हम किस तरीके से सुधार करेंगे। उसके लिए इन्होंने जो पार्टी संविधान के संशोधन की बात की है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लाने का प्रयास किया, जिसमें इनको लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर जो है एक लोकतंत्र की स्थापना और अच्छे ढंग से, मजबूत ढंग से होगी। जैसे वो 50 माने टोटल इसमें जो है 50% ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के बाद में जो बचा हुआ शेष 50% है, उसमें भी 50% महिला और युवाओं जो 50 साल के कम उम्र के उनको स्थान 25% ही बचता है। तो ये युवाओं और महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कास्ट के जो युवा और महिलाएं हैं वो उसमें भी शामिल हो जाएंगी और इधर भी शामिल हो जाएंगी। तो ये एक सोच ऐसी कांग्रेस की मुझे दिखती है कि हमारे अंदर आंतरिक बदलाव जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे लिए करेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता है उत्साहित बिल्कुल। होंगे जो और अकुलाहट, जो जो छटपटाहट कांग्रेस के अंदर जाएंगे। पिछले कुछ समय से है, जिस तरह से रिसर्जेंस, जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने खुद भी माना है कि बीजेपी एक चुनौती है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से प्रखर राष्ट्रवाद या एग्रेसिव हिंदुइज्म की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है और जिस तरह से देश में अलग अलग राज्यों में फैली है, वो निश्चित तौर से कांग्रेस के अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती, क्योंकि कांग्रेस का जो मौलिक जनाधार है उस पर भी कई विपक्षी दलों का कब्जा हो गया। सुंदरानी जी, इस पूरे 3 दिन के महाधिवेशन में, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी चिंतन है, लेकिन चूंकि आप सत्ता के केंद्र में हैं और निश्चित तौर पर अगर चुनौती किसी को है कांग्रेस के रिसर्जेंस से, तो बीजेपी को सबसे पहले। एक चीज जो मैंने देखी कि लगातार आपके ऊपर तीखे हमले किए गए, बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया, बीजेपी पर देश के संसाधनों को प्राइवेट पार्टीज के हाथों में औने पौने दामों में सौंपने का आरोप लगाया गया, बीजेपी पर किसानों के हितों की अनदेखी करके उनकी जमीन उद्योगों को देने की बात की गई। ये जिस तरह से तीखा हमला बोला जा रहा है, क्या आपके लिए इससे परेशानी पैदा होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है जी, और कहीं न कहीं विपक्षी दल के लिए चाहे न चाहे नकारात्मक बातें एक बहुत बड़ा हथियार होता है जी। और वही नकारात्मक बातों का हथियार लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। जहां तक जनता का सवाल है, मोदी जी के सकारात्मक पहल की जो कोशिशें हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को स्थापित करने की बात हो, आर्थिक रूप से भारत को मजबूत देश के रूप में 5वें स्थान पे अगर भारत आज है तो कहीं न कहीं मोदी जी के प्रयास से। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई की जरूर कुछ क्षेत्रों में बढ़ी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और महंगाई कम भी हुई है। अभी हम अगर मैं वस्तुवार बताऊंगा तो डिबेट का पूरा समय यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में 25, 30, 40% तक की भी गिरावट आई है। खाने के तेल की बात का बड़ा हल्ला करते थे, आज 50, 60 रुपए किलो पर तेल पर खाने के तेल में कमी आई। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है। ये मुद्दे कांग्रेस के हाथ में है और संपत्तियां बेचने की बात करते हैं। अभय जी, हम लोगों ने वही संपत्तियां मोदी जी ने दी है प्राइवेट सेक्टर में जो लीकेज थे। कहीं न कहीं व्यापार के क्षेत्र से मैं आता हूं,
अगर हम कोई 2 दुकान चलाते हैं, एक दुकान घाटे की होती है, तो उस दुकान को हम निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं चलाते। तो कहीं ना कहीं सरकार ने लेकिन सुंदरानी जी, जो कांग्रेस का आरोप है वो ये नहीं है कि आपने केवल घाटे के उपक्रम भेजे, उसका तो सीधा सीधा ये आरोप है कि आपने प्रॉफिट वेंचर्स जो हैं उनको भी निजी हाथों को सौंप दिया। सुरेंद्र जी, आप इस बात का प्रतिकार करना चाहेंगे कि केवल घाटे के उपक्रम बेचे गए? नहीं, देखिए, अगर ये आज की जो बहस है, मैं उसको एक स्तर पर ही रखना चाहता हूँ। कुल मिला के बात ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है जी। आपने 55 लाख करोड़ से कर्जा को बढ़ा के राष्ट्रवादी पार्टी तो माना भाजपा को, नहीं 155 लाख करोड़ कर दिया। फिर आपने इस बीच में तमाम जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के, जैसे भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम बहुत मुनाफे का सौदा रहा है, मुनाफे का काम कर रही है, इसको बेचने की तैयारी है। तो तमाम चीजों को, तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेचने की जो नीति अख्तियार की है, उसको औने पौने दामों में जो बेचा है। और चलिए, ऐसा आपने ये भी किया, अगर ये करने से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जो आपने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, उसकी दिशा में अगर हम आगे बढ़ते तो आपत्तिजनक बात नहीं थी कि कुल मिला के लोगों को काम मिल रहा है। अब वो हो यह रहा है कि जिस संस्था में सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम में 1000 आदमी काम करते थे, वो प्राइवेट कंपनी उसको लेकर 100 आदमी में काम चला रही है। सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक अवसर देते हैं, देखते हैं आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आदरणीय सुरेंद्र जी, मैं आपको सुन रहा था। एक एयर इंडिया का मामला अगर हम ले लें, एयर इंडिया आज अगर प्राइवेट सेक्टर में गई है तो 500 नए प्लेन खरीदकर पिछले आने वाले 2 साल के अंदर भारत के 200-500 प्लेन नए मिलेंगे, और उतनी ही भर्तियां होगी जितनी एयर इंडिया में आपके समय में भर्तियां थी या नौकरियां थी। आज उतनी ही भर्तियां नहीं की जाएगी उसमें एयर इंडिया में। जहाँ जहाँ आप देखिए एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण, जहाँ प्राइवेट सेक्टर में कुछ एयरपोर्ट दिए गए, वहाँ की स्थिति देखिए और शासन के एयरपोर्ट की स्थिति देखिए। कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं लीकेज बंद होना चाहिए, ताकि आज हमारा जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लीकेज संस्थाओं में जाता था, जो उद्योग, जो संस्थाएं भारत सरकार के अधीन थी, उसमें जो पैसा चले जाता था वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जनता के विकास के लिए खर्च हो। चलिए, ये दावा है कि जनता के विकास के लिए खर्च हो, इसलिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। एक बार मैं बाबूलाल जी, एक जो पूरी महाधिवेशन 3 दिन का जब समाप्त हुआ तो जयराम रमेश जी ने ये जानकारी दी है कि कांग्रेस अब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, अगर मैं स्पष्ट नामों की बात करूं तो पासीघाट से पोरबंदर तक, ये कहा गया है कि यहां से यहां तक एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। पहले दक्षिण उत्तर या उत्तर दक्षिण की यात्रा हुई, अब दूसरी यात्रा पूर्व से पश्चिम तक की जा रही है। पासीघाट को चुना गया है जो अरुणाचल का सबसे पुराना बसाया हुआ शहर है, और इसके साथ ही जो पोरबंदर जो कि गांधी जी से कनेक्टेड है उसको चुना गया है, मोदी जी के गृह प्रदेश को चुना गया है। इसको आप रणनीति, किस तरह की रणनीति का हिस्सा देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत उत्साहित हैं जी, और निश्चित रूप से उनको कुछ न कुछ गेन हुआ है। उनकी बातों से भी लगता है, उनके आज भाषण में भी जो पकापन जो दिखा अपने को, परिपक्वता दिखी, वो इसी कारण दिखती है। पहले की तुलना करें हम तो आज राहुल गांधी बहुत परिपक्व भाषण दिए उन्होंने जी, और एक अच्छे प्रश्नों को उठाया, और जितनी भी चीजें अभी हो रही है भारत जोड़ो यात्रा का, उन्होंने ये आह्वान किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आह्वान किया कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये योजना जो है बनाई जाए, फिर से एक प्रोग्राम बनाया जाए, हम अपना पसीना बहाने को तैयार हैं, और हम जब पसीना बहाने को तैयार होंगे तो हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। तो हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा शब्द जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसमें जो है मैक्सिमम लोग जो है कांग्रेस से जुड़ेंगे, और कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है तो उनको उम्मीद है कि हम फिर से खड़े हो सकते हैं, इसलिए उनके प्रयास है। तो ये एक जो पद यात्रा है, और देखिए आप भी जानते हैं अभय किशोर जी, जब किसी ने भी पद यात्रा की हो, चाहे कोई भी, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए पद यात्राओं का, तो उसको कुछ ना कुछ गेन हुआ है। चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति पैदल किए गए तो प्रधानमंत्री बन गए। इस तरह से जो है अजीत जोगी ने प्रदेश में पैदल यात्रा की, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो मतलब कुछ गेन होता है। और बाबूलाल जी, आज राहुल जी ने
खुद भी कहा कि 10 दिन होते होते मेरे अंदर से अहंकार निकल गया। जो कहते हैं ना कि नानक नन्हे वै रहो जैसे नन्ही दूब, घास पात सब सूखी गए, दूब खूब की खूब। तो इस पदयात्रा से राहुल को जो है जमीन से जोड़ने का मौका जरूर मिला है, जैसा कि आपने खुद भी कहा है। सुरेंद्र जी, एक और बड़ा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आया है जो कि राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा है। उसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस नेतृत्व करने में सक्षम है, लेकिन मोदी की चुनौती के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए हम त्याग करने को भी तैयार हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस ने संयुक्त विपक्ष में प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी छोड़ दी? नहीं नहीं, ये सब बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि आज कांग्रेस जिसने देश को आजाद कराया, जिसने राष्ट्र निर्माण किया जी, उसके सामने ये चुनौती ये है कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे कैग हो, इन सारी संस्थाओं पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो बात दरअसल ये है कि पहले भैया घर को तो बचा लें, फिर घर का मालिकाना हक किसका होगा उसको बाद में तय कर लेंगे। तो दिक्कत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जी ने बहुत ही सही बात कही है कि हम जो है क्या कहते सत्याग्रही हैं और हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सत्याग्रही है। चलिए इसका जवाब लेते हैं सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, एक तीखा आरोप आप पर है कि कांग्रेस जो सत्य के लिए आग्रह कर रही है, कांग्रेस लोकतंत्र के लिए आग्रह कर रही है, सामाजिक न्याय के लिए आग्रह कर रही है, जनता के हित के लिए आग्रह कर रही है, लेकिन आपका आग्रह पूर्ण रूप से सत्ता का आग्रह है। आप अडानी जैसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, आप आम जनता के हितों की अनदेखी करके उद्योगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर वो उपाय कर रहे हैं जिससे आप सत्ता में बने रहें, चाहे उससे देश में नफरत ही क्यों न फैले। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसका जवाब क्या है आपके पास? अभय जी, इस आरोप में क्या दम है? भारतीय जनता पार्टी अपना जीवन पूरा विपक्ष में गुजारा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पीछे होती तो इतना लंबा संघर्ष नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नीतियों से कभी समझौता नहीं किया, मूल्यों पर राजनीति की। 2 सीट थी हमारे पास 1984 के चुनाव में। आज हम संघर्ष से हर चीज को पाए हैं, हमको विरासत में नहीं मिला। कांग्रेस के तो नेताओं को विरासत में गद्दी मिली। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजू जी के बाद सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये तो विरासत की बात है कांग्रेस की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या अटल जी को सत्ता विरासत में नहीं मिली, संघर्ष से प्राप्त की हुई है। कांग्रेस तो अब संघर्ष करने के बारे में सोच रही। क्या किया कांग्रेस ने 10 साल में इस देश में? अभी विपक्ष में रहते हुए, अभी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये निकले हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की जो छवि पूरे देश में है, क्या भारत जोड़ो यात्रा से वो कांग्रेस को भी जोड़ पाएंगे? क्या भारत को जोड़ने की जरूरत है? क्या ये सवाल आपकी तरफ है सुरेंद्र जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के पहले कांग्रेस को जोड़ पाएगी? अभय जी, दरअसल में एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने एक किताब लिखी है जी, गीता और आधुनिक जीवन। उसमें वो लिखते हैं कि जब मुगलों ने देश पर आक्रमण किया भारत पर, तो जो राजपूत थे वो कोई कमजोर नहीं थे, मगर उनको धर्म युद्ध की शिक्षा थी कि रात को नहीं मारना है, घायल को नहीं मारना है, बच्चों को कुछ नहीं करना है, औरत पे हाथ नहीं उठाना है। तो और मुगल जो है सिर्फ जीत चाहते थे, किसी हालत की जीत, और इसलिए राजपूत पराजित हो गए। ठीक वही स्थिति है। कांग्रेस को जो संस्कार में मिले हैं, राजनीति में शुचिता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति तमाम गरीब तबके के लोगों के साथ लेकर के उनके सबके अंतिम व्यक्ति के हितों को ध्यान प्रणाली है कांग्रेस की। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है। यह अभी हमारे भाई साहब सुंदरानी जी बहुत सारी बात कह रहे थे। आप मध्य प्रदेश का मामला ले लीजिए, आप महाराष्ट्र में सवेरे 4 बजे जो शपथ ग्रहण करवाया गया उसका मामला ले लीजिए, आप बिना किसी रिजर्व बैंक के गवर्नर के सहमति के रात के 8 बजे नोटबंदी की घोषणा को ले लीजिए, बिना किसी चेतावनी के कोरोना की घोषणा को ले लीजिए, और चीन के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दिया कि चीन एक कदम भारत के अंदर नहीं है, इस विषय को ले लीजिए।
तो तमाम जितनी भी चीजें हैं वो गैर पारंपरिक है कि सत्ता कैसे में भी मिले, चाहे यानी आप घूमकर सुरेंद्र दो जी जगह आप तो यही बात दो कहना जगह चाहते हैं कि बीजेपी पुरानी जो है पुरानी बीजेपी मूल्यों के आधार पर राजनीति नहीं करती है, वो हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे सत्ता प्राप्त होती है। यस सुंदरानी जी, बिल्कुल, इसीलिए सत्याग्रही कहा जा रहा है। सुंदरानी जी जवाब दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को मैं सुना हूँ। अभय जी 1975 का वो काला दिन जब हाईकोर्ट का फैसला इंदिरा जी के खिलाफ आता है, चुनाव अवैध घोषित होता है, इंदिरा जी संविधान में संशोधन करती है, आदेश में आपातकाल लगाती है, विरोधी नेताओं को जेलों में ठूस दिया जाता है और उसके बाद 1977 में चुनाव होते हैं, जनता इनको पराजित करती है। सत्ता मोह में ये इतने अंधे थे कि 1 साल का संसद का कार्यकाल तक बढ़ाया गया। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये राज्य सरकारों की बात उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात उठा रहे हैं, महाराष्ट्र की बात उठा रहे हैं। कितनी बार देश में धारा 356 का दुरुपयोग किया? भारतीय जनता पार्टी ने धारा 356 के तहत एक भी सरकार को भंग नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 356 का उपयोग, लगभग 96 बार इन्होंने 356 धारा को उपयोग करके राज्य सरकारों को भंग करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वहीं सत्ता परिवर्तन किया जहां कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, वो भारतीय जनता पार्टी के टीम में आए और सरकारें बनी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी दोष के कटघरे में नहीं खड़े। चलिए बाबूलाल जी एक आखिरी सवाल, चर्चा खत्म करने के पहले बाबूलाल जी एक आखिरी सवाल। कल के दिन को बहुत सारे लोगों ने सियासी शनिवार कह के पुकारा। आज कांग्रेस के जिस बयान की चर्चा मैं अभी सुरेंद्र जी से कर रहा था, उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कल एक तरफ जहां कांग्रेस के महाधिवेशन का दूसरा दिन था, सोनिया गांधी एड्रेस कर रही थी महाधिवेशन में आए डेलीगेट्स को, और यहां ये कहा जा रहा था कि थर्ड फ्रंट बनाने से बचिए क्योंकि जो विपक्ष के जो वोट हैं उसका बिखराव होता है उससे, और एकजुट होकर हमें लड़ना चाहिए, साथ मिलकर लड़ना चाहिए। उसी पर आज एम्फेसिस फिर दिया गया और ये कहा गया कांग्रेस त्याग करने को तैयार है। उसी समय पूर्णिया में महागठबंधन भी एक रैली करता है जिसमें नीतीश और तेजस्वी दोनों ये बात कहते हैं कि कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, कांग्रेस को अपनी सोच बतानी पड़ेगी। यानी विपक्ष भी चाहता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर रहें क्योंकि उसे भी लगता है कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं हो सकता, कांग्रेस भी चाहती है गठबंधन हो। क्या आपको लगता है ये जो दोनों तरफ की चाहत है आने वाले दिनों में देश की राजनीति में कोई नया गुल खिलाएगी? देखिए, बेमेल विचारधाराओं का जोड़ जो है वो हमेशा जो है रिस्की होता है जी, और विचारधारा अगर एक है तो वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। देश में इस वक्त जो है मोदी सरकार 33-34% लेकर के बना रही है, तो निश्चित रूप से जो है विपक्ष बड़ा है, लेकिन उनमें विचारधाराओं का संगम नहीं है। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो इनकी विचारधाराओं से डिफर करती हैं। वो कांग्रेस को पसंद नहीं करती, कांग्रेस के खिलाफ बोल देती हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहती। नीतीश जी को ले लीजिए, ममता जी को ले लीजिए, और भी साउथ के जो नेता है वो सहमत नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर विपक्ष इकट्ठा हो गया तो मोदी जी अपनी सरकार कभी बना नहीं पाएंगे। ये बात सत्य है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाकर फेलवर हो जाएगी। लेकिन ये एकता बने तब ना, बनना मुश्किल है क्योंकि बेमेल विचारधारा से जुड़ना, आप देख चुके हैं पहले बेमेल विचारधारा से जुड़ाव में कितनी जल्दी टूट फूट होती है। प्रधानमंत्री कोई भी बन जाता, फिर 3 महीने 6 महीने में प्रधानमंत्री बदलते हैं, पार्टियां टूटती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, पहले आप देख चुके हैं। तो इसलिए जो है मैं समझता हूं कि विचारधारा समान वाले अगर इकट्ठे होते हैं तो भी ऐसी स्थितियां शायद ही पैदा हों जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी टक्कर मिल सके। बिल्कुल बाबूलाल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। 1977 में भी मैं साक्षी रहा हूं किस तरह से हमने देखा है कि जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, लेकिन पहले 24 घंटे जो गुजरे उसमें प्रधानमंत्री के पद को लेकर जो खींचतान रही उसके साक्षी आप भी रहे होंगे। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज मैं चर्चा कर रहा था कांग्रेस के 3 दिन के महाधिवेशन की, जिसमें पार्टी ने अपने वर्तमान और भविष्य पर चिंता की, देश में किस तरह से पार्टी को आगे ले जाना है, चुनाव का सामना कैसे करना है,
बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चुनौती का सामना कैसे करना है। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा चिंतन, चिंता और चुनौती। चिंतन यानी कि आत्ममंथन, पार्टी कैसे चले। चिंता इस बात की कि बीजेपी जिस तरह से देश में एक ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी है उससे कैसे जूझें। और चुनौती भी इस बात की कि देश में जो अलग अलग दल हैं, अलग अलग विचारधाराओं वाले दल हैं, उनको एक साथ लाकर एक मजबूत विकल्प कैसे तैयार किया जाए। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।